नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है रंगस्थलम। रंगस्थलम का जो पूरा नाम है वो है रंगस्थलम 1985। मीन्स की स्टोरी ही है 1985 की कि कैसे उस समय जमींदार लोग जो होते थे, जो अमीर लोग होते थे, बड़े तबके के जो लोग होते थे गांव के, वो गरीबों को कैसे प्रताड़ित करते थे, कैसे उनके हक को मार लेते थे। इसके ऊपर ही मूवी बना हुआ है। हालांकि ये स्टोरी इंडिया के लिए बहुत ही नॉर्मल है, मगर जब आप इस मूवी को देखोगे आपको लगेगा कि हाँ, हमने आज कुछ नया, कुछ अलग देखा है। मतलब कि मूवी कैसी भी हो, स्टोरी कोई भी हो, उसे प्रेजेंट कैसे किया जाए, इस बात पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है। मूवी का रिलीज डेट है 2018। ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु, मलयालम और तमिल था, मगर हिंदी में अभी तक इसका डबिंग नहीं हुआ है, तो इसलिए इसके स्टोरी को हम लोग नहीं जानते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग दी गई है 8.4। समझ सकते हो कितनी अच्छी मूवी होगी। ठीक है। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने कैरेक्टर्स के ऊपर। कैरेक्टर्स में सबसे जो लीड रोल है वो है रामचरण का, जिनका नाम है चिट्टी बाबू। विजय सेतुपति कुमार बाबू उनके भाई हैं, और एक्ट्रेस है उनका नाम है सीमंथा, जो राम लक्ष्मी के नाम से उनका कैरेक्टर है। प्रेसिडेंट फणींद्र भूपति का रोल कर रहे हैं पति बाबू, और प्रकाश राज है MLA दक्षिणामूर्ति। अब MLA दक्षिणामूर्ति अच्छे लोग हैं या बुरे लोगों में आते हैं, ये आपको मूवी के एंड तक पता चलेगा, तो इसलिए इसकी स्टोरी को सुनते रहना। मूवी में मज़ा बहुत है, सॉन्ग्स तो बहुत अच्छे हैं, वो आपको जब सुनोगे तभी आपको पता चलेगा। स्टोरी भी बहुत अच्छी है, और जो सबसे अच्छी चीज़ है इसका जो सस्पेंस और थ्रिलर को जो बरकरार रखा गया है टिल द एंड, वो आपको सुनकर और अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के एकदम स्टार्टिंग में आपको दिखता है कि चिट्टी बाबू साइकिल से एकदम स्पीड में भाग भाग के कहीं जाते रहते हैं। वो कहाँ जाते रहते हैं? वो जाते रहते हैं MLA दक्षिणामूर्ति को बचाने के लिए, क्योंकि आज उन्हें ऐसा पता चला था कि आज दक्षिणामूर्ति को कोई मार देने वाला है। जबकि चिट्टी बाबू जैसे वहाँ पहुँचते हैं सड़क पे उनकी गाड़ी के पास में, तब तक एक ट्रक आकर और MLA दक्षिणामूर्ति की गाड़ी को टक्कर मार देता है, और MLA दक्षिणामूर्ति का पूरी तरह से वो घायल हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल में ले जाकर इधर में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे होते हैं MLA दक्षिणामूर्ति की, और इधर चिट्टी बाबू अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं, मतलब पहले की कहानी जो उन्हें याद आने लगती है। तो मूवी के स्टार्टिंग का कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे जो चिट्टी बाबू हैं ये हैं थोड़े से बहरे टाइप के इंसान। मीन्स कि ये सुनते तो हैं, बट कुछ बातों को सुनते हैं और कुछ बातों को नहीं भी सुनते। अब ये चीज़ इनके लिए एक तरह से शाप भी है और एक तरफ से आशीर्वाद भी है। शाप कैसे है कि ये सुन नहीं पाते हैं बहुत बातों को, और अभिशाप इसलिए आशीर्वाद इसलिए है कि बहुत बात ये सुनकर, और जो इन्हें नहीं सुनना चाहिए, मतलब कि लोगों को नहीं जानना है कि मैंने इस बात को जान लिया है, तो ऐसे बिहेव कर देते थे कि लोग कि मैंने सुना ही नहीं। तो ये दोनों ही फॉर्म में काम करता है। मूवी में जो एक्ट्रेस है सीमांथा, जो राम लक्ष्मी है, वो इनकी हैं हीरोइन, जो बाद में इन दोनों का प्यार होगा, तो वो हम देखेंगे बाद में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और भी है जो है इन सभी कड़ियों को जोड़ने वाली, जो है रंगमा। रंगमा एक आंटी है चिट्टी बाबू की, एक तरह से भाभी टाइप समझ सकते हो, मगर यहाँ पर आंटी या फिर चाची टाइप ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है। एज लगभग सेम ही है, थोड़े से ज़्यादा एज की है, मगर कहानी क्या है, क्या लिंक है इन दोनों का, ये आपको स्टोरी में धीरे धीरे आगे पता चलेगा। अब फ्लैशबैक में अभी जो है चिट्टी बाबू क्या पकड़ रहे थे, एक सांप को पकड़ रहे होते हैं कि उस सांप को मारना चाहते रहते हैं, और तभी सांप तो नहीं मिलता है, मगर इन्हें एक पुरानी घड़ी मिलती है, और इस घड़ी को लेकर चले जाते हैं ये रंगमा के पास में, और जाकर उन्हें कहते हैं कि ये घड़ी लो, और या फिर मैं इसे बेच लूँगा, इससे 100 रुपये तो लगभग मिल ही जाएगी। ये घड़ी देखकर थोड़ा सा देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि रंगमा थोड़ा सा इमोशनल हुई, मगर उस झलक को बाहर दिखाती नहीं है, मतलब कि चिट्टी बाबू को के सामने ये व्यक्त नहीं करती, एक्सप्रेस नहीं करती है कि इस घड़ी को वो जानती है, और वो कहती है कि अच्छा, चिट्टी बाबू यहाँ पर एक और बात कहते हैं कि इसे रख लो, और जब अंकल आएंगे ना तो उन्हें देना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो रंगमा है उनका पति पहले ही मर चुका है। कैसे मरा बाद में पता चलेगा, मगर वो सभी को ये बताते हैं कि मेरे पति बाहर काम करते हैं और अब्रॉड में काम करते हैं, वो आएंगे इस तरह से। ठीक है। तो इसलिए चिट्टी बाबू कहते हैं कि इसे रखो, और अंकल जब आएंगे तो उन्हें दे देना, उनके हाथों में बहुत अच्छा लगेगा। रंगमा इस घड़ी को उल्टा चिट्टी बाबू को देती है, कहती है कि ये घड़ी ज़्यादा अच्छा तुम्हारे हाथों पर। अगले सीन में हम देखते हैं कि फणींद्र भूपति के लोग, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उस गांव के, वहाँ के लोग आते हैं, और जो किसान हैं उनके अनाजों को जब्त करने लगते हैं। जब्त क्यों करने लगते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहानी था कि गाँव के लोगों ने अपने बुरे वक्त में कर्ज उठाया था फणींद्र भूपति के जो ऑफिस था वहाँ से। ठीक है। मतलब वो एक तरह से वो सभी को लोन देते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज वहाँ से वसूलते थे। और ऐसा असल में होता ये था कि लोग ब्याज देने के बाद भी वो उस कागज़ में अपने खाता में उसको चढ़ाते नहीं थे। जो लोग 10,000 लेता है उसके जगह पर 20,000 लिख के रखते थे, और जब वो लंबा समय हो जाता है और अमाउंट जब बड़ा हो जाता था, तब ये जाकर उनके ज़मीन को, उनके अनाजों को, उनके घर को जब्त कर लिया जाता था, और इसी कारण गाँव के बहुत लोग मर चुके हैं। और आज फिर यही होता है। और इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में कि वो आदमी जिसका ज़मीन, जिसका अनाज जब्त किया गया था, जो कि वो पैसा जमा कर रहा था अपनी बहन की शादी के लिए, वो अगले ही दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है, मर गया होता है, और उसके लाश को गांव में लाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि फणींद्र भूपति जो कि प्रेसिडेंट है, वो आते हैं गांव में, और जस्ट बहुत ही क्रूअल टाइप से साइलेंटली बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, और जाते वक्त में वो कुछ पैसा देते हैं उस गरीब किसान को कि लो, इससे अपना बेटा का दाह संस्कार कर दो।
और ऐसा सिचुएशन इस गांव का, लोगों में अब इतना भी हिम्मत नहीं बचा है कि वो भूपति के सामने कुछ भी बोल पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिट्टी बाबू के भाई यानी कि कुमार बाबू बाहर से आ चुके हैं अपने काम को कर कर, और उसके बाद में वो हम देखते हैं कि वो बहुत ही मतलब सॉरी 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 चिट्टी सॉरी ऐसे बोलते रहते हैं, मगर चिट्टी बाबू का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और चूँकि ये बहरे हैं तो इन्हें उस समय असल में ही सुनाई नहीं दे रहा था कि कुमार बाबू उन्हें सॉरी बोल रहे हैं। बट जैसे ही कुमार बाबू उसके सामने आकर सॉरी बोलते हैं तो चिट्टी बाबू खुश हो जाते हैं, और उसके बाद में दोनों भाई प्यार से घर चले जाते हैं। और जैसे ही कुमार बाबू घर जाते ही रहते हैं, उसी समय फिर एक से फरमान जारी होता है कि एक और गांव के मतलब उसी गांव के एक और औरत का जो ज़मीन है, मिट्टी है, घर ज़मीन है, सब कुछ फिर से सीज कर दिया गया है, छीन लिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफिस के द्वारा। अब यहाँ पर फिर से अभी कुमार बाबू जो देखते हैं और वो उन्हें बहुत बुरा लगता है, और वो इस औरत का, बुरी औरत का पैसा चुका देते हैं। और तभी वहाँ पर जो आदमी जो था, जो पैसा जो ले रहा था, जो गुम था, वो बोलता है कि कितने लोगों का पैसा चुकाओगे? इस गांव में लगभग सभी लोग कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, और कितने लोग तुम बचाओगे? और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कुमार बाबू दिन भर तो अपने घर में रहते हैं और शाम को जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, जिनका नाम है पद्मा। पद्मा कौन है, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही है पूरे मूवी के एंड तक आपको ये बात पता चलना है कि पद्मा कौन है और कैसे ये लिंक्ड है इन सारे जो मूवी के जितने भी इंसिडेंट्स होने वाले हैं उन सभी से। बहरहाल वहाँ पर पद्मा से मिलकर और कुमार बाबू रिटर्न अपने गांव चले आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक वीडियो है, मतलब वीडियो साहब जो है ब्लॉक डिप्टी ऑफिसर जो होते हैं वो आते हैं गांव में, और भूपति के सामने वो अपना कुछ मतलब सलाह देते हैं कि उन लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए पैसा आया है और वो सब्सिडी है, वो लोगों को दे देना चाहिए इस तरह से। मगर भूपति बिल्कुल ही, फणींद्र भूपति बिल्कुल ही मना कर देते हैं, और यहाँ तक कि ऐसा रूल था कि वो पानी पहले देते हैं या चाय देते हैं पीने के लिए उसे। चाय पीने के बाद में जो आदमी चाय पिएगा उसी को उसे धोकर रखना है। एक तरह से ये उसके औकात को दिखाना हुआ कि तुम कहाँ पर आए हो, ये तुम जान लो। सो ऐसा स्टोरी है। और भूपति उसके सॉरी जो वीडियो साहब हैं वो बाहर जाते हैं और वहाँ के लोगों को गाली देते हैं, डांटते हैं कि तुम लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम लोग कभी भी ऐसे इंसान के सामने कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होगा और ज़िंदगी भर यही तुम लोगों के साथ होते रहेगा। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि गांव में एक सांप आ गया है, सांप घुस गया, और उस सांप को भगाने के लिए लोग जो है दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर कोई जा नहीं रहा है। तभी यहाँ पर चिट्टी बाबू को बताया जाता है कि सांप आ गया, और वो सांप को तो मारना चाहते हैं, शुरू से ही आपने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो अभी ये जो है सांप को मारने के लिए जाते हैं, मगर होता ये है कि ये सांप को मारते नहीं है, बल्कि ये चले जाते हैं एक तरह के जो वॉशरूम होता है जहाँ पर लोग जाकर नहाते हैं ना, बाथरूम, वहाँ पर चले जाते हैं। ये बाथरूम कच्चा बाथरूम था, बेरा मकरा इससे बना हुआ, और यहाँ पर उन्हें मिलता है समांथा से, उनका मुलाकात होती है पहली बार। समांथा उस समय बहुत गाली देती है, कहती है तुम लाज शर्म नहीं है कि तुम एक लड़की को नहाते हुए देखने चले आए, और चूंकि ये तो बहरे हैं तो इन्हें वैसे भी कुछ सुनाई नहीं देता है, और ये भी किसी और ही ख्वाब में खोए रहते हैं तो इन्हें ये सब सुनाई नहीं देता है। फिर होता है एक छोटा सा गाना, और उसके बाद में हम देखते हैं कि चिट्टी बाबू समांथा यानी कि राम लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा है रंगम्मा के सामने, और उसी समय राम लक्ष्मी चली आती है और पूछती है इससे कि क्या तुम ही हो। चिट्टी बाबू से पूछती है क्या तुम ही हो जो खेतों में पानी देते हुए? बोलता है हाँ। और उसके बाद इन लोगों का डील होता है कि खेतों में पानी देना है। ये सब कहानी चलते रहता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा लव स्टोरी वाला सीन सब दिखेगा। और उसके बाद होता यह है कि अगले सीन में ये लोग मेला जाते हैं दोनों, और मेला में जाकर चिट्टी बाबू जो है वो एक चूड़ी खरीद कर देते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर बैड कमेंट करते हैं, और जैसे ही बैड कमेंट करते हैं तो सिंस ये बहरे हैं तो ये उसका सही से रिप्लाई नहीं देते हैं, जो बात राम लक्ष्मी को बुरा लगता है। और उसके बाद में चिट्टी बाबू को समझ में आता है कि शायद इन लोगों ने कुछ गलत कहा है, इसीलिए राम लक्ष्मी खराब, मतलब उन्हें बुरा लगा है, और उसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, और यहीं पर राम लक्ष्मी को हो जाता है चिट्टी बाबू से प्यार। अगले दिन हम देखते हैं कि राम लक्ष्मी चिट्टी बाबू को प्रपोजल कर देती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं, मगर सिंस चिट्टी बाबू लिप रीड करते हैं और राम लक्ष्मी का जो लिप रीड है वो उस समय हो नहीं पाता है, या वो देखते नहीं है उस जगह उस तरफ, तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। वहीं पर एक गाड़ी वाला आता है जो कुछ एड्रेस पूछ रहा था, तो फिर वो क्या करते हैं, उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे जाकर पूछते हैं कि बताओ कि वो औरत ने, उस लड़की ने क्या कहा था। और जैसे ही वहाँ पर वो बताते हैं कि वो लड़की तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रही थी, इस समय चिट्टी बाबू बहुत खुशी हो जाते हैं, और उसी रात वो पहुँच जाते हैं रंगम्मा के घर में। अब रंगम्मा के घर में भी थोड़ा सा कॉमेडी होता है, हालांकि चिट्टी बाबू हैं बहरे, इन्हें तो कुछ सुनाई देता नहीं है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि किसी को कुछ बात सुनाई नहीं दे रहा है। अब जाते समय जितने भी बर्तन जो भी होते हैं ना, सबको गिराते हुए जाते हैं, इन्हें नहीं सुनाई दे रहा है, मगर बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है। तो ऐसा होता है कि बाकी लोग सभी जो है घर के, वो सभी आकर पीछे खड़े हो जाते हैं, और इन्हें लगता है कि कोई तो सुना ही नहीं, और ये डायरेक्ट रंगम्मा से बात करने लगते हैं। और इसी समय क्या होता है, घर के सारे लोग आकर चिट्टी बाबू को बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, और कहते हैं कि तुम जवान लड़की घर में ऐसे रात में कैसे घुस सकते हो, ठीक है। और उस समय हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे चिट्टी बाबू को रंगम्मा जो है कंसोल करती है, बताती है, समझाती है। और जब चिट्टी बाबू जब पहुँचे थे रंगम्मा के घर में, सॉरी राम लक्ष्मी के घर में, तो उस समय राम लक्ष्मी उसे एक थप्पड़ भी मार देती है,
क्योंकि वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी थे, घर के लोग भी थे, तो एक तरह से बेइज्जती वाली बात थी। ठीक है, तो लोगों ने ऐसा समझा होगा या उसने वैसा ऐसा समझा होगा कि शायद ये मुझे बुरी तरीके से मतलब छूने टच करने आया है, इसलिए शायद ये सब मतलब ये सब कर रहा है, तो इसलिए उसने वहाँ पर उन्हें एक थप्पड़ भी मार दिया था। रंगमा जो है यही सब बात चिट्टी बाबू को समझाती होती है और तभी क्या होता है, थोड़ा सा बात आ जाता है रंगमा के पति का। और जो चिट्टी बाबू हैं पूछते हैं कि तुम अपने पति के बिना अकेले कैसे इतने दिन रह जाती हो, और तब वो कब आएंगे, उन्हें तुम क्यों नहीं बुलाती हो। और तब हम देखते हैं कि थोड़ा सा झलक आता है कि वो कुछ बोलना चाहती है अपने पति के बारे में, मगर वो बोलती नहीं है। और उसके बाद एक करके चली जाती है कि बचा हुआ जो भी शराब है वो तुम पी जाओ। ठीक है, जो वो दोनों बैठे वहाँ पर ऐसे ही शराब ही पी रहे थे, मतलब टाइम पास। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं अगले सीन में। अगले दिन गांव के एक और इंसान के साथ वही कारनामा होता है, उसका सारे ज़मीन अनाज सबको जब्त कर लिया जाता है क्योंकि उसने अपने कर्ज को नहीं दिया है। और इस समय हम देखते हैं चिट्टी बाबू भी वहाँ पे होते हैं, मगर चिट्टी बाबू तो बहरे हैं और वो आ जाते हैं उसी आदमी से जिसका सब कुछ जब्त कर लिया गया है, उससे वो अपना उधार पकाया हुआ पैसा जो है वो मांगते रहते हैं। और ये आदमी अपना गाना गाता रहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, अब मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, मैं जा रहा हूँ नदी में कूद कर अपना जान दे दूंगा। चिट्टी बाबू बोलते हैं हाँ ठीक है चले जाओ, क्योंकि इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। ठीक है, और जैसे ही ये सीन होता है तो अगले सीन में देखते हैं कि वो आदमी पानी में कूद गया है और पीछे से चिट्टी बाबू आकर उसे उठा लिया है। जब लोगों ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो आदमी बताता है कि मेरे साथ और कोई ऑप्शन नहीं था। मगर फिर वो चिट्टी बाबू से पूछता है कि जब मैं तुम्हें ये सब बता रहा था तब तुमने तो कुछ किया, कुछ बोला नहीं, तो अभी तुम मुझे कैसे बचाने आए। तो चिट्टी बाबू कहते हैं कि हो सकता है कि मैंने आपकी बातों को तो नहीं सुना, मगर आपके आंखों में जो आंसू था उसे मैंने समझ लिया और इसीलिए मैं आपके पीछे गया और देखा कि आप डूब रहे थे तो मैंने आपको बचाया। और चिट्टी बाबू की ये बात राम लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पर फिर से वही शादी का प्रपोजल देती है। लेकिन चिट्टी बाबू तो गुस्सा है क्योंकि उसने उसे थप्पड़ मारा था। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि वही कहानी होती है। अब इस बार ऐसा होता है कि एक दूसरे आदमी का हिसाब में कुछ गोलमाल था, मतलब वही प्रेसिडेंट का जो ऑफिस था उसने कुछ पैसे का झोलमाल लगा दिया था। कुमार बाबू उसकी हेल्प करते रहते हैं, कैलकुलेशंस करते रहते हैं और यहीं पर आती है फिर से राम लक्ष्मी आके बताती है कि देखिए मेरे हिसाब से तो मैंने सारा पैसा पहले ही दे दिया। असल में हुआ ये होता है कि मरने से पहले राम लक्ष्मी की जो माँ है वो सारे पैसे ऑलरेडी पहले ही दे चुकी होती है, कर्ज का सारा पैसा चुका चुकी होती है, मगर उसने लिया था सिर्फ 10,000। यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑफिस में लिखा गया था 20,000 और इसलिए क्या हुआ कि वो पैसा और ज़्यादा हो गया और अब राम लक्ष्मी का जो ज़मीन है अब उसे हड़पने की कहानी चल रही होती है। और इसी बीच चले जाते हैं कुमार बाबू उस ऑफिस में, प्रेसिडेंट के ऑफिस में, जहाँ पे ये सब हिसाब रखा हुआ है। मगर यहाँ के जो एम्प्लॉय थे वो कुछ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते हैं और वो उल्टा उन्हें गाली देने लगते हैं कि आज तुम चले आए हो यहाँ पर इन लोगों से मतलब हमसे क्वेश्चन करने, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये सब बात होने लगती है। और इसी बीच जो क्लर्क था वो जानबूझकर मतलब थोड़ा सा लड़ाई वाला सीन क्रिएट करता है और उस झूठ मूठ का उसे चोट लग जाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे मारा, मैं जाकर इसे कंप्लेन करूँगा। मतलब कि वो जाकर फणींद्र भूपति से अब इस बात का कंप्लेन करेगा कि कुमार बाबू ने उसे ऑफिस में आकर मारा है। और अगले दिन हो जाता है फिर से पंचायत, वहाँ पर फणींद्र भूपति बैठे हुए हैं और गांव के सभी लोग आए हुए हैं। चिट्टी बाबू वहीं पर हैं मगर वो थोड़े साइड में हैं, दूर में। ठीक है, उन्हें तो वैसे भी ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, तो ऐसे ही दूर बैठे हुए हैं। अब मुकदमा चलना है किसके खिलाफ, मुकदमा चलना है कुमार बाबू के खिलाफ कि उन्होंने लोगों को मारा, क्यों मारा। और इस बात का भी हिसाब होना है कि क्या 10,000 रुपया लिया गया था या फिर 20,000। अभी यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ के जो फणींद्र भूपति हैं वो पूछते हैं राम लक्ष्मी के पिता से कि क्या तुमने 10,000 लिया था या 20,000 लिया था। इस तरह से पूछा जाता है, गाँव के लोग पूछते हैं और वो डर के मारे वहाँ पर 20,000 बोल देता है, मगर उसने लिया 10,000 था, मगर डर के मारे क्योंकि लोगों से वो लड़ नहीं सकता है तो वो 20,000 बोल देता है और यहाँ पर ये लोग जाते हैं हार। अब होता ये है कि फणींद्र भूपति से जो गांव के लोग हैं यानी कि जो उन्हीं के लोग हैं वो कहते हैं कि इन्होंने ऑफिस के लोगों को मारा है। अब इसके लिए दैट मीन्स कुमार बाबू ने मारा है तो इसके लिए उसे पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी क्या था, पेनल्टी दिया जाता है 20,000 रुपये का, समय दिया जाता है 2 दिन। कुमार बाबू के पिता कहते हैं कि मैं 2 दिनों में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो वही जो अभी फणींद्र भूपति चले गए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि अब तुम्हारे पास ज़मीन है, वो ज़मीन को बेच दो और हमें पैसे दे दो। अब ये ऐसा कुछ चलता रहता है तो जो उसके पिता वो कहते हैं कि नहीं ये हमारे बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और यही खेत बचा हुआ है, इसे भी हम दे देंगे तो हम कैसे जिएंगे। ये हमारा मेहनत से, मेरी माँ ने बहुत ही मेहनत करके ये ज़मीन को जो है बनाया है, बचाया है। अभी यहीं पर एक आदमी है वहाँ पर जो ऑफिस में जिसने वो नौटंकी किया था वो कहता है कि अच्छा मेहनत की पैसा था, हम तो जानते हैं, हमें तो पता है कि प्रेसिडेंट के पिता ने ही तुम्हारी माँ के नाम पे लिख दिया था। तो एक तरह से एक गाली देते हैं, ठीक है, उनकी माँ के कैरेक्टर पे गाली देते हैं, ठीक है। और ये सब बात जो है चिट्टी बाबू को पता नहीं चलता है और ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि चिट्टी बाबू जो पिता है वो साइलेंटली सारा बात मान जाते हैं कि हम दे देंगे, ठीक है, ज़मीन बेच कर ही दे देंगे, मगर हल्ला करके ये बताते हैं कि नहीं दूंगा, चाहे तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है। इससे होता ये है कि चिट्टी बाबू को ये लगता है कि
कि सारा माजरा सुलझ गया है और यहाँ पर मतलब सब ठीक हो गया है, ठीक है। उसके बाद वो चले जाते हैं घर, लेकिन जैसे ही वो घर जाते हैं तो वहाँ पर ये सभी का चेहरा देखते हैं सूखा हुआ, सब मतलब बहुत ही दुखी रहते हैं। फिर वो अपने उस दोस्त के पास जाते हैं, एक दोस्त है इनका चिट्टी बाबू का, जो बातों को ट्रांसलेट करके उन्हें बताता है ज़ोर से। और वहाँ पर जाकर जब उन्हें पता चलता है कि उसने असल में गाली दिया था, जो ऑफिस का जो लोग था, जो प्रेसिडेंट ऑफिस के लोग थे, उसने गाली दिया था उनकी दादी को, तो वो गुस्सा में आ जाते हैं और जाकर उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। अगले दिन पुलिस आती है और चिट्टी बाबू को उठाकर ले जाती है थाने में और बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटती है, मारती है। यहाँ पर कुमार बाबू जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ छोड़ दो मेरे भाई को, मगर वो उन्हें नहीं छोड़ता है। उसके बाद अब चले जाते हैं कुमार बाबू फिर से फणींद्र भूपति के पास और जाकर कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, कुछ भी करके मेरे भाई को छुड़वा दीजिए वहाँ से। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब कुमार बाबू आ गए हैं, उनको आ गया है गुस्सा और वो प्रेसिडेंट के पद के लिए अब वहाँ पर लड़ेंगे। डेट मीन्स अब वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। और इधर अब कुमार बाबू और चिट्टी बाबू चले जाते हैं फणींद्र भूपति के घर पर और आकर उन्हें बताते हैं कि अब मैं भी तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। मगर इस गाँव का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर कोई भी फणींद्र भूपति के खिलाफ वोट नहीं दे सकता है, उन्हीं को वोट देगा डर के मारे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट होने से होगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग और भी चाहिए जो कि उसे सपोर्टर्स हों, ठीक है, वार्ड मेंबर्स बने। और इसके लिए अब यहाँ पर जंग शुरू हो जाता है। कुमार बाबू गांव के सभी लोगों को समझाते रहते हैं, डराते मतलब बताते रहते हैं ऐसा करो। और यहीं पर उनकी मुलाकात होती है प्रकाश राज, डेट मीन्स एमएलए दक्षिणामूर्ति से। दक्षिणामूर्ति खुश होता है कि चलो कोई तो है जो इस गाँव के लिए मतलब गाँव के प्रेसिडेंट के लिए लड़ने के लिए आया तो है, ठीक है। अब हुआ यूँ कि जो कुमार बाबू है वो तो अब इलेक्शन लड़ने लगे, मगर चिट्टी बाबू को धीरे धीरे डर भी लगने लगता है कि मेरे भाई को मार दिया जाएगा, क्योंकि गांव में आज तक जितने लोगों ने इलेक्शन के लिए लड़ा सभी लोग धीरे धीरे करके मर गए हैं। अब यहाँ पर कुमार बाबू गांव के सभी इलाकों में जा जाकर लोगों से बात करते रहते हैं कि तुम हमारे सपोर्ट करो, मगर कोई उनका सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था एक समय ऐसा हुआ था कि कुमार बाबू ने डेट मीन्स चिट्टी बाबू ने किसी को पीटा था। उस समय जिसे पीटा था उसका भाई जो होता है वो चिट्टी बाबू से बहुत ही गुस्सा था, मगर उसका भाई एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, मतलब लोग उसकी बात को मानते हैं और उससे जाकर कुमार बाबू बात करते हैं और ये दोनों मिल जाते हैं। और ये सब चीज़ देखकर चिट्टी बाबू बहुत खुश होते हैं कि। और अगले सीन में फिर से आ जाते हैं हम, चिट्टी बाबू रंगमा के घर में बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ा झगड़ा चल रहा था किसी बात को लेकर, वही राम लक्ष्मी को माफ़ नहीं किया था चिट्टी बाबू ने, इसी सब बात को लेकर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रंगमा जो है अपनी पति स्टोरी को बताने लगती है कि वो अब्रॉड से डेट मीन्स बाहर से बहुत पहले ही आ गए थे, मगर उन्हें मार दिया गया था। और ऐसा किसने कराया था? ऐसा कराया गया था फणींद्र भूपति के द्वारा, क्योंकि वो जानते थे कि फणींद्र भूपति गांव के लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। और अब चिट्टी बाबू भी गुस्सा हो गए हैं और वो अभी अपने भाई के साथ हैं और वो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मगर चिट्टी बाबू को धीरे धीरे ये बात पता चलता रहता है कि लोग जो है ना वो कुमार बाबू को मार देंगे, और भाई के प्यार में आकर वो क्या करते हैं, वो एक गलती करते हैं। और हालांकि ये गलती पूरी तरह से पता नहीं चलता है। चिट्टी बाबू फणींद्र भूपति से पैसे लेते हैं और मतलब इन्हें नहीं इलेक्शन में नहीं लड़ने देंगे इसको लेकर, ठीक है। मगर वो पैसे लेकर अपने पास नहीं ले आते हैं, वो पैसे को उन्हीं के फणींद्र भूपति के ही घर में, उन्हीं के बाउंड्री में, उन्हीं के कैंपस में, उन्हीं के घर के आसपास गाड़ देते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन जब कुमार बाबू लोगों से मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग रिटर्न जा रहे हैं, अपने नॉमिनेशन फाइल जो उन्होंने किया है उसे रिटर्न लेने के लिए। पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बताता है कि तुम्हारे भाई ने पैसा लिया है, आज अगर तुम्हारा भाई पैसा ले लिया है, वो अगर बदल गया तो कल तुम भी बदल जाओगे। और ये सब सोचकर लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। जब कुमार बाबू को ये सब पता चलता है तो वो गुस्सा में आकर चिट्टी बाबू से पूछते हैं और अभी हम देखते हैं कि भाई भाई में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मगर यहाँ पर चिट्टी बाबू बात क्लियर करता है कि मैंने इसलिए नहीं किया है, मैं तुम्हें से प्यार करता हूँ इसलिए ऐसा किया है। ये सब बात जो है समझाया जाता है। और उसके बाद चिट्टी बाबू जाते हैं भूपति के पास में, फणींद्र भूपति के पास में, प्रेसिडेंट के पास में, और जाकर उन्हें कहते हैं कि ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम रख लो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। हाँ, और हाँ याद रखना कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, मतलब उससे कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद में इधर हम देखते हैं कि थोड़ा सा चिट्टी बाबू जो है वो राम लक्ष्मी को अपने घर लाते हैं और सब मिलकर खाना वाना खाते हैं, ये सब चलते रहता है। अगले सीन में होता ये है कि चिट्टी बाबू को पता चलता है कि उनका जो भाई है वो गया हुआ है पद्मा से मिलने। याद होगा पद्मा, वही पद्मा जिसे स्टार्टिंग में कुमार बाबू मिलने गए थे, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है। तो उनसे वो मिलने जाते हैं, मगर वो अकेले मिलने जाते हैं। और इस बात का पता जैसे ही चिट्टी बाबू को चलता है वो डर जाते हैं, क्योंकि इस समय उनके जान को बहुत ही खतरा है, क्योंकि उस गाँव में जो भी लोग प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता था वो मारा जाता था। और अभी हम देखते हैं कि चिट्टी बाबू कैसे भी करके अपने भाई तक पहुंचते हैं, भाई को बचाते हैं। जंगल में उसका भाई उन्हें मिल जाता है और उसे बहुत लोग मारना चाहते हैं, तो उस समय थोड़ा सा फाइट वाइट होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो कैसे भी करके अपने भाई को ले जाकर एक होटल के सामने बैठाते हैं और वहीं पर वो बैठे रहते हैं।
अभी कुमार बाबू बहुत ही जख्मी हैं, तो उनके जख्म को ठीक करने के लिए वो हल्दी, टर्मरिक जो है वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं से भी हल्दी मिले। और इसी बीच जब वो हल्दी लेने जाते हैं तभी कोई बहुत ही साइलेंटली आकर और कुमार बाबू को मार देता है। अब कुमार बाबू को कौन मारता है? अब इस समय जो है चिट्टी बाबू को यही लगता है कि जो भूपति हैं उन्होंने ही मरवाया है, मतलब कि प्रेसिडेंट फणींद्र भूपति ने उनके भाई को मरवा दिया है। मगर इस समय ना उनका जो भाई है वो कुछ बोल रहा होता है। क्या बोल रहा होता है ये उन्हें सुनाई नहीं देता है चिट्टी बाबू को, और आज उन्हें बहुत बुरा लगता है कि आज मुझे मेरा कान नहीं, इसलिए आज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। उनका भाई तो मर जाता है मगर वो जो लिप जैसे जो बोल रहे थे ना वो बात उन्हें याद रहता है। अब अगले दिन चिट्टी बाबू बहुत ही दुखी अपने भाई को की लाश को अपने कंधे पर लेकर अपने घर में जाते हैं। उनका दाह संस्कार ये सब होता है। उसके बाद में अब चिट्टी बाबू गुस्सा में हैं, गांव के सभी लोग बहुत ही आक्रोश में हैं और सब चाहते हैं कि आज भूपति को मार दिया जाए। मगर ये लोग जैसे ही भूपति के घर में जाते हैं पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि भूपति यहाँ से भाग गया है, अब वो यहाँ नहीं रहा। इधर हम देखते हैं कि कैसे कुमार बाबू का दाह संस्कार जो है ये सब किया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चिट्टी बाबू फिर से चले आते हैं वही जो एमएलए दक्षिणामूर्ति जो थे, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि वो हॉस्पिटल में थे, और उनका पूरा जो सेवा सत्कार है वो चिट्टी बाबू करते हैं, यानी कि उनका कपड़ा बदलना, उनको खाना खिलाना, मल मूत्र जो भी धोना, ये सारे काम चिट्टी बाबू बहुत ही मतलब एक अपना बेटा भी इतना ना करे उतना वो करते रहते हैं। और तब हम देखते हैं कि उनका जो आँख है वो खुल गया है, उन्हें होश आ गया कहने का मतलब, और चिट्टी बाबू जाकर दौड़ कर डॉक्टर्स को बुलाने लगते हैं। तो कहानी यहाँ तक ये हुआ कि अब दक्षिणामूर्ति बिल्कुल ही ठीक हैं, वो अपने घर आ गए हैं और लोगों ने भी चिट्टी बाबू का बहुत मतलब थैंक यू कहा। और अभी उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम होता रहता है, वहाँ पर चिट्टी बाबू और जो सीमांता यानी कि राम लक्ष्मी है वो आती है एमएलए दक्षिणामूर्ति से मिलने के लिए, यानी कि आज कोई बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और उसके बाद ये लोग बातचीत करते हैं। पहले तो इन लोगों को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है क्योंकि अमीर लोगों के घर में गरीब लोगों को ज़्यादा कुछ दिया नहीं जाता है। मगर जैसे ही दक्षिणामूर्ति को पता चलता है कि चिट्टी आया हुआ है तो वो उन्हें बुलाते हैं और एक अलग अकेले कमरे में जाकर ये लोग बैठकर बात करने लगते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगता रहता है कि अभी तक बहुत ही सही चल रहा है, इन दोनों में बहुत प्यार है। और दक्षिणामूर्ति यहाँ पर बताते हैं चिट्टी बाबू को कि आज मेरा नाम मिनिस्टर की लिस्ट में आ गया है क्योंकि फणींद्र भूपति जो याद होगा वो अब नहीं रहा, तो उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं रहा। तो अब जो प्रकाश राज हैं दक्षिणामूर्ति है वो अब मिनिस्टर बन सकते हैं। और पूछने कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, तुमने मेरी वो सेवा की है, वो सत्कार किए कि मतलब मेरा खुद का बेटा नहीं करता। तो इस तरह से बात उन लोगों को होता है। और यहाँ पर चिट्टी बाबू कहते हैं कि मैं आपसे कुछ प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। और प्रकाश राज को वैसे भी मतलब जो दक्षिणामूर्ति है उन्हें चिट्टी बाबू पर बहुत विश्वास है, तो बाकी लोग कहते हैं कि तुम लोग जाओ, और ये लोग बैठ कर बात करते रहते हैं। इन दोनों के बाद में थोड़ा सा ये सब होता है कि तुम्हारा गाँव कैसा है, मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। क्या वो एमएलए ही था, डेट मीन्स सॉरी प्रेसिडेंट ही था जिसने तुम्हारे भाई को मारा था? तो अभी जो है चिट्टी बाबू बताते हैं कि हाँ उनके भाई को कैसे एमएलए ने ही मारा था, ऐसा वो मतलब बताते हैं। फिर वहाँ पे पूछा जाता है, मतलब प्रकाश राज पूछते हैं कि क्या वो एमएलए मर गया? तो अब यहाँ पर चिट्टी बाबू बताते हैं कि हाँ हमने पहले उसे बहुत ढूंढा, वो नहीं मिला, फिर जाकर मैंने उसे जंगल में ढूंढा, मतलब तो वहाँ पर वो अकेले बैठा हुआ था, वहाँ पर मैंने उसे मार दिया। तो ये कहानी यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अब तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो उनके भाई का रियल मर्डर था वो था फणींद्र भूपति, मगर आगे जो होता है वो आपको बहुत ही सरप्राइज देने वाला है। तो चलिए सुनते हैं आगे क्या होता है। और इसीलिए मैं लास्ट के सीन को लाइन बाय लाइन चाहता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ, ना कि मैं किसी को स्किप नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर चिट्टी बाबू बताते हैं कि मैंने उसे मार दिया बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उसने गाँव के बहुत लोगों की जान ली थी। बहुत लोग का जान लेने के बाद भी वो जिंदा कैसे रह सकता है? यहाँ तक कि उसने रंगम्मा के पति को भी मारा था, जो कि रंगम्मा बहुत ही क्लोज थी चिट्टी बाबू से। तो ये सब बात जो है यहाँ पर बताया जाता है। और फिर वो कहता है कि ये जस्टिफाइड था कि मैंने उसे मार दिया। और जो एमएलए दक्षिणामूर्ति है वो भी मानते हैं कि हाँ ये जस्टिफाइड था कि तुमने उसे मार दिया। मगर यहाँ पर चिट्टी बाबू कहते हैं कि बट यू किलिंग माई ब्रदर इज़ नॉट जस्टिफाइड, मगर आपने मेरे भाई को जो मरवाया वो जस्टिफाइड नहीं था। और यहाँ पर एमएलए दक्षिणामूर्ति पूरी तरह से चौंक जाते हैं। तब चिट्टी बाबू बताते हैं कि जब मेरा भाई मरा था तो उसने कुछ एक वर्ड कहना चाह रहा था, और उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सुन नहीं सकता हूँ। मगर मैंने जो लिप रीडिंग सुना था और वही सेम टू सेम लिप रीडिंग मैंने फिर से सुना जब कोई गाना बजाना जैसा बज रहा था तो, और वो वर्ड था श्रीमन नारायणा। श्रीमन नारायणा एमएलए दक्षिणामूर्ति का ही एक सेवक था, एक लोग था, जो कि इसी वर्ड को, श्रीमन नारायण शब्द को चिट्टी बाबू ने बहुत पहले सुना था जब दक्षिणामूर्ति उसके गांव में गए थे कोई प्रचार करने के लिए। और तब चिट्टी बाबू को समझ में आ गया कि मेरे भाई को मरवाने वाला
भूपति नहीं बल्कि एमएलए दक्षिणामूर्ति था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया आपको समझ में आ ही गया होगा, उन्हें दक्षिणामूर्ति को मार दिया बहुत ही बुरी तरह से। और उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए। यहाँ पर हमारे मन में एक सवाल और आता है कि क्या दक्षिणामूर्ति ने सिर्फ कुर्सी के लालच में ही कुमार बाबू को मरवाया था? तो इसका जवाब है नहीं। हमने जो देखा था पद्मा, जो हमने शुरू से देखते आ रहे हैं कि कुमार बाबू का पद्मा के साथ में लव था, तो पद्मा दक्षिणामूर्ति की बेटी है और वो नहीं चाहते थे कि पद्मा का शादी या रिश्ता कुमार बाबू से रहे, इसीलिए उसने अपने पॉलिटिकल एजेंडा और प्लस अपने जो फैमिली मैटर था उसे सुलझाने के लिए उन्होंने कुमार बाबू को मरवाया। हैं कि चिट्टी बाबू और समांथा डेट इज़ राम लक्ष्मी यहाँ से चले जाते हैं और कहीं और जाके रहने लगे होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मूवी स्टार्टिंग से एंड तक, मैंने आपको 20-25 मिनट के अंदर में इस मूवी को समझाया है, मतलब एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। स्टोरी मुझे सुनाकर तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो मेरा चैनल बहुत ही नया है तो इसे कुछ लोगों के साथ जरूर शेयर कर दो, बहुत हेल्प होगा आपका। कुछ कमेंट्स करो, बताओ कैसा लगा। कोई नई मूवी अगर है जिसका आपको जानना है तो भी आप मुझे बताओ। तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश जो भी हो, हिंदी तो वैसे भी नहीं, इंग्लिश जो भी हो मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।